क्लास 10th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जैव प्रक्रम, डेट मीन्स लाइफ प्रोसेस, लेक्चर नंबर 9। इसके पहले लेक्चर 8, 7, 6, 4, 5, 4, 3, 2, 1 बना दिया गया है। ठीक है, तो देख लेते हैं। यहाँ पे पढ़ना है मुख गुहा, माउथ कैविटी। मुख गुहा क्या होता है? तो मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग है। देखिए, हम लोग आहार नाल को कई भागों में ब्रेकआउट किए थे, है ना, कि आहार नाल के अंतर्गत कितने और अंग होंगे। ठीक है, तो आहार नाल का सबसे पहला जो भाग है उसको बोला जाएगा मुख गुहा। आहार नाल को इंग्लिश में बोला गया था एलिमेंट्री। क्या बोला गया? एलिमेंट्री। और मुख गुहा को माउथ कैविटी। तो कहता है कि मुख गुहा आहार नाल का पहला पार्ट है, पहला भाग है। यह ऊपरी और नीचे जबड़े, जबड़े को इंग्लिश में जा कहते हैं, जा से घेरी होती है। जैसे ये ऊपर जबड़ा हो गया और ये निचली जबड़ा हो गया, ये हो गया। कहता है मुख गुहा को बंद करने के लिए, जो माउथ कैविटी है इसको बंद करने के लिए लिप होते हैं। लिप मतलब ओठ करने के लिए ऊपर और नीचे ओठ होते हैं। ये लिप हो गया, लिप हो गया, ठीक है ना। ये दो ओठ हो गए, मांसल ओठ रहता है। और मुख गुहा में, मुख गुहा के भीतर जीभ और दांत होते हैं। यानी मुख गुहा कितने पार्ट मिलकर के बना? तो जा, जबड़ा, ऊपरी जबड़ा, निचली जबड़ा, जीभ, दांत, ओठ, ठीक है ना। इतना चीज मिल करके क्या का निर्माण किया? मुख गुहा का निर्माण किया। तो मुख गुहा को बंद करने के लिए क्वेश्चन आएगा, मुख गुहा को बंद करने के लिए क्या होता है? तो दो ओठ होते हैं, एक ओठ ऊपर और एक ओठ नीचे, ठीक है ना। ये ओठ को काम होता है बोलने के लिए भी यूज में लाना, ठीक है। कहता है जीव मुख गुहा के फर्श पर स्थित एक मांसल रचना है, जिसका एक सिरा पैक्ड रहता है, बंद रहता है, दूसरा फ्री रहता है। एक सिरा देखिए, लास्ट वाला सिरा क्या है? बंद है, और दूसरा फ्री है ना। जैसे है वैसे आप कर सकते हैं। इसका अगला सिरा स्वतंत्र रहता है और पिछला सिरा फर्श से जुड़ा हुआ रहता है। जीव के ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर, जिसको क्या बोलेंगे? पैपिल कहेंगे। क्या कहेंगे? पैपिल, जिन्हें स्वाद कलियां भी यानी टेस्ट बड कहा जाता है। पैपिल को क्या बोलते हैं? टेस्ट बड कहते हैं, है ना। जीव में छोटी छोटी, अब जब माइक्रोस्कोप के द्वारा देखिएगा जीव के पार्ट को, तो छोटा छोटा लगेगा कि उठा उठा हुआ है ना। यह कभी कभी अपने भी नजर आएगा, ठीक है, कि उठा उठा हुआ है, कांटा जैसा ऊपरे उठा उठा हुआ है, ठीक है ना। देखिए, जैसे एक चप्पल में एक चप्पल आता है, गड़ने वाला चप्पल, उसमें कैसे उठा हुआ रहता है, उसी प्रकार से जीव में भी उठा हुआ रहता है। वही स्वाद कलियां होती है। कहता है इन्हीं स्वाद कलियों के द्वारा मनुष्य को भोजन के विभिन्न स्वादों, जैसे मीठा, खारा, खट्टा, कड़वा, कड़वा मतलब कड़वा, अब ये सब का ज्ञान हो जाता है। जीव अपनी गति के द्वारा भोजन को निगलने में भी मदद करता है, या दांत को भी साफ करने में जीव मदद करता है ना। जहां जहां देखिए आपका ब्रश नहीं पहुंचेगा वहां भी आपका दांत, जीव पहुंच जाएगा, है ना। अंदरूनी भाग में भी दांत क्या करता है? जीव दांत को साफ करता है। कहीं फंस जाता है तो उसको निकालने का कार्य भी जीव करता है, और भोजन को उलट पलट करके और अच्छा से चिबाने में भी मदद करवाता है, ठीक है ना। तो जीव का इतना काम था। मुख गुहा के ऊपरी तथा निचली जबड़े में दांत व्यवस्थित होते हैं, है ना। मुख गुहा के ऊपरी और निचले में क्या होता है? दांत होता है। और ये दांत अटैच रहता है, किससे अटैच रहता है? बताइए, मसूड़ा से। मसूड़ा का भी 3 पार्ट होता है। कहता है प्रत्येक दांत के जबड़े में मसूड़ा यानी गम से जुड़ा होता है। दांत का वह भाग जो मसूड़े में धंसा होता है उसे रूट कहते हैं। दांत का वह भाग जो मसूड़ा के अंदर धंसा हुआ उसे रूट कहेंगे। ये पहला भाग। वह भाग जो मसूड़े के ऊपर निकला हुआ रहता है उसे शिखर कहते हैं। और एगो बीच वाला मसूड़ा यानी कि जड़ सबसे निचले और सबसे ऊपर वाला भाग के बीच में, उसको ग्रीवा या गर्दन यानी नेक कहलाता है। क्या कहलाता है? नेक। प्रत्येक दांत के भीतर एक मज्जा गुहा होता है, पल्प कैविटी। मज्जा गुहा, पल्प कैविटी। इसके ऊपर उपास्थि, देखिए ये मैंने यहाँ तक पिछले क्लास में लेक्चर नंबर 8 में ये पढ़ा चुके थे कि ये देखिए ट्रैकिया है, ये लार ग्रंथि है ना, सालिवा ग्लैंड या सल्वरी ग्लैंड, ये मुख हो गया, माउथ, अंदर माउथ कैविटी, और ये पूरा मिला करके इसी को आहार नाल कहते हैं। ये सब टोटल क्या कहलाती है? आहार नाल। ये हो गया ग्रसनली। डायफ्राम, ये कभी सिकुड़ता है कभी फैलता है। यकृत, डेट मीन्स लीवर। पित्त की थैली, पित्ताशय, ठीक है। उसके छोटी आंत, अपेंडिक्स, एक बड़ी आंत होगा, कोलोन, अग्न्याशय, अमाशय, पलीहा, कोलोन और रेक्टम, ठीक है।
लास्ट में ये गुर्दा, रेक्टम यानी गुर्दा के द्वारा मल बाहर निकल जाता है। तो खाना खाए और इस प्रकार से पचते हुए अंदर निकल गया। कहता है आगे क्या था, उसके ऊपर दंतास्थि, दंतास्थि मतलब दंत की अस्थियां, दंतास्थि जिसको डेंटाइन कहते हैं, है ना, जो दांत के अधिकांश भाग तैयार करती है, यह हड्डी से अधिक कड़ी होती है। ये दांत के जो ये भाग है ये हड्डी से कड़ी होती है। ये बनी होती है कैल्शियम की। किसकी बनी होती है? कैल्शियम। हड्डी से अधिक कड़ी पीले रंग की होती है। डेंटाइन के ऊपर इनामेल रहता है। ये VVI क्वेश्चन है। दांत के ऊपर, ये दांत के ऊपर एक इनामेल की परत जमी रहती है, ठीक है ना। ये इनामेल क्या करता है, जिसकी इनामेल खत्म हो जाती है उसको एक परेशानी होता है। जब आप बर्फ खाइएगा तो दांत झंझनाएगा, ठीक है, झंझना। खट्टा खाइएगा, खट्टा खाइए, एक आम भी नहीं खाए, आधे आम खट्टा खाए, आपका दांत कोता गया, कोत हो जाता है ना। इमली नहीं खा पाइएगा अच्छा से, तो इनामेल की कमी के कारण ये होता है। तो दांत की ऊपरी परत, या दांत की परत पर क्या, दांत पर क्या चीज की परत होती है? तो आंसर क्या देंगे? इनामेल। इसको आप लिख लीजिएगा, दांत की परत को क्या कहेंगे? इनामेल कहेंगे। एक कड़ी परत होती है जो दांत की सुरक्षा करती है। दांत भोजन को काटने, चबाने का कार्य करता है ना। क्या चीज? दांत भोजन, दांत क्या करता है? भोजन को काटता है, उसके बाद चबाता है, ग्राइंडिंग करता है, ग्राइंड करता है। एक वयस्क मनुष्य के मुख गुहा में 32 दांत होते हैं, और छोटा बच्चा होता तो उसमें 20 दांत होते। कितने दांत होते? 20 दांत होते। हेलो हेलो, कितने दांत होते हैं? 20 दांत होते हैं। बच्चा जिसको दूध का दांत, इसकी संख्या कहता है। दांत 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले इंसाइजर, जिसको कर्मतक कहा जाता है। इसको छोड़िए, डायरेक्ट याद कीजिए। इंसाइजर, कनाइन्स, प्रीमोलर और मोलर। इंसाइजर, कनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ठीक है ना। ये 4 प्रकार के दांत आप लोग याद कर लीजिएगा। दंत अस्थिक्षय, जब हम किसी मीठा चीज जैसे मिठाई, चॉकलेट, आइसक्रीम इत्यादि खाते हैं तथा खाने के बाद अपने दांत को अच्छी तरह साफ नहीं करते हैं, तब ये चीज हमारी, तो ये चीज हमारी, हेलो हेलो हेलो, तब ये चीज हमारे दांतों से चिपक जाता है। इनमें स्थित शक्कर, शक्कर मतलब जो चीनी होती है ना, शक्कर, शर्करा, ग्लूकोज पर बैक्टीरिया रासायनिक क्रिया का अम्ल बना देता है और दांत खराब हो सकता है। इसलिए दांत को 2 बार साफ करना चाहिए, एक बार सुबह और दूसरी शाम के समय, रात के समय, खाना खाने के बाद। कि रात भर में ये क्या करता है, जो दांत, जो रात में भोजन फंसा रह जाता है दांत के अंदर, उस पर रासायनिक क्रिया हो जाती है, और वो जो भोज्य पदार्थ खाना खाए थे, हेलो हेलो, हाँ, जो भोज्य पदार्थ खाए थे वो क्या होता है, भोज्य पदार्थ विषाक्त बन जाता है, उस पर अम्ल की परत चढ़ जाती है, अम्ल बना देती है, जो दांत को क्षय कर देता है, यानी कि बर्बाद कर देता है। दांत में खाई हो जाती है, जिसको कहते हैं टीथ कैविटी, ठीक है ना। तो चॉकलेट सब नहीं खाना चाहिए, मीठ। तो अम्ल बना, उसे नरम कर दे, धीरे धीरे उस स्थान पर छिद्र बन जाता है। इसे दांत अस्थिक्ष है, यानी माउथ कैविटी या टीथ कैविटी कहा जाएगा, ठीक है ना, या डेंटल कैरीज कहा जाता है, कैरीज कहलाता है। बैक्टीरिया तथा भोजन के महीन कण दांत के चिपक कर एक परत का निर्माण करती है। जब इसे अच्छी प्रकार से साफ नहीं किया जाता है तब यह दांत एक अस्थायी परत बना लेता है। यह परत क्या कहलाता है, दांत प्लक कहलाता है। क्या कहलाएगा, दांत प्लक, डेंटल प्लक कहलाएगा। इसलिए भोजन के बाद दांतों को नियमित रूप से अच्छे से दंत मंजन से साफ करना चाहिए, ठीक है ना। ये देखिए 8th क्लास में ये सब चीजें नहीं थी, ठीक है। वो दांत के प्रकार बताया, खत्म हो गया। यहाँ दांत के प्रकार बहुत कम बताया है। ऐसा नहीं करने पर बैक्टीरिया दांतों के भीतर प्रवेश कर जड़ों तक पहुंच जाते हैं। दांत की जो जड़ होती है ना, मांसल, और दांत से साफ करने के बाद ये जो मसूड़ा है इसे ऐसे ऐसे प्रेस करना चाहिए। इससे क्या होता है, खून का मतलब प्रवाह हो जाता है, जिसके कारण जब खून का प्रवाह हो जाता है, जिसके कारण क्या होती है,
दांत मजबूत होती है, मतलब खून बाहर नहीं निकलेगा, ऐसा नहीं कि खून बाहर निकल गया, अगर खून बाहर निकल तो उसका इलाज करवाइए, ठीक है ना, लेकिन ऐसे ऐसे प्रेस करना चाहिए। इससे दांत संक्रमित हो जाते हैं, जिसमें दांतों में दर्द होने लगता है। क्या होता है? दांतों में दर्द। इस प्रकार से मसूड़ों को भी आप दबा करके रखिए कि दांत में रक्त का प्रवाह कायम रहे। अब बताइए, दांत किसी चीज से जुड़ा नहीं रहेगा तो दांत कमजोर नहीं हो जाएगा? समझ में आ रहा है ना? तो देखिए, मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है, ये सबसे वीवीआई चीज है। कितने जोड़ी? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है। 7th क्लास के बायोलॉजी का लेक्चर बना दिया गया, उसमें आप देख सकते हैं, उसमें पढ़ा है 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है, लेकिन उसमें ये सब नामांकन नहीं किया गया था, तो आप इसे डिटेल पूर्वक समझेंगे कि 3 गो लार ग्रंथियां कौन कौन है। देखिए, पहला है पैरोडिट ग्रंथि, पैरोडिट ग्लैंड। पैरोडिट पहला क्या है? पैरोडिट ग्रंथि, पैरोडिट ग्लैंड, फर्स्ट में पैरोडिट ग्लैंड, नोट कीजिए, पैरोडिट ग्लैंड। मनुष्य में 3 प्रकार के लार ग्रंथियां होती है, मनुष्य में 3 प्रकार के लार ग्रंथियां होती है। थोड़ा फास्ट लिखा कीजिए, और जो यूट्यूब पर देख रहे होंगे वो पॉज करके लिखिए। लार ग्रंथियां, 3 प्रकार की लार ग्रंथियां होती है। पहला क्या है? पैरोडिट ग्लैंड, दूसरा सब मैंडिबुलर, मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, और सब लिंगुअल ग्लैंड। लिख लिए? पहला क्या है? पैरोटिड ग्रंथि, पैरोटिड ग्रंथि, दूसरा सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि, सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि, लिख लो, सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि, सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि, सब लिंगुअल लार ग्रंथि, सब लिंगुअल लार ग्रंथि यानी सैलिवरी ग्लैंड, सब लिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड, सब लिंगुअल लार ग्रंथि, सब लिंगुअल लार ग्रंथि, सब लिंगुअल लार ग्रंथि, सब लिंगुअल लार ग्रंथि। हो गया? ये आप निश्चित याद कर लीजिएगा कि 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। मनुष्य के मुख गुहा में कितनी लार ग्रंथियां पाई जाती है? 3 जोड़ी, यानी 6 लार ग्रंथि होगी, जो जोड़ा में रहता है तो 3 जोड़ी हो गई, ठीक है ना, जोड़ा मतलब 2, ठीक है। तो पहले ग्रंथि का नाम क्या है? पैरोटिड ग्रंथि, पैरोटिड ग्रंथि, दूसरा सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि, तीसरा सब लिंगुअल लार ग्रंथि, सब लिंगुअल लार ग्रंथि। हो गया? कहता है इससे निकलने वाला लार यानी सालिवा, जिसको थूक कहते हैं, सालिवा नलिकाओं द्वारा मुख गुहा में गिरता है। मुख गुहा मतलब अंदर, आपको पता नहीं चलेगा करने से थूक आ रहा है। लार किधर से आ रहा है पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा। लार निकालने का बहुत, ये आपके माइंड पर लार काम करता है। कैसे? एग्जाम्पल, माइंड पे कैसे काम कर, किसी चीज को आप अच्छा बनते देखिएगा तो मुंह में लार आ जाता है, पानी आ जाता है। इमली का नाम भी सुनिएगा, है ना, तो पानी आ जाएगा। खट्टा आम का नाम सुनिएगा तो पानी आ जाएगा। आपके दम फेस के सामने लगेगा कि आम आ गया, ठीक है, और मुंह में पानी आ गया तो क्या आ गया? लार आ गया। या जीभ जैसे कटा गया किसी कारण से, दांत से नहीं, कटा गया तो पूरा आपको लार आएगा, ठीक है। उसके अलावे आप जीभ को ऐसे कस के दांत से चाप के रखिए, चापिए और देखिएगा कि ज्यादा ठुका रहा है, और चापिए, और या फिर जीभ को बंद कर, मतलब जीभ हम नहीं कीजिए और डायरेक्ट ऐसे ऐसे करके, कुल्ला कैसे करते हैं, कुल्ला ऐसे जीभ को ऐसे ऐसे बंद करके मुंह और जीभ को चलाइए, देखिएगा लार बहुत बड़ी जमा हो जा रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कहता है कि निकलने वाला लार नलिकाओं द्वारा मुख गुहा में गिरता है। तो ये भी एक नलिका द्वारा, लार ग्रंथि से नलिका द्वारा लार मुख गुहा में आ जाती है। अगला है ग्रसनी। नेक्स्ट क्या है? ग्रसनी। मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है, ठीक है ना। फार्नेक्स क्या कहलाएगा? फार्नेक्स। इसमें 2 छिद्र होते हैं। ग्रसनी में कितने छिद्र होते हैं? 2। ये सब वीडियो बार बार देखिएगा तो क्लियर होगा।
ग्रसनी में कितने छिद्र होते हैं? दो छिद्र होते हैं। ग्रसनी में कितने छिद्र होते हैं? दो छिद्र होते हैं। एक को कहता है निगल द्वार यानी गलेट। क्या बोलेंगे? गलेट, निगल द्वार। और दूसरा है जो आहार नाल को अगले भाग ग्रसनाली में खुलता है, तथा कंठ द्वार जिसको क्या बोलेंगे? ग्लोटिस। क्या बोलेंगे? ग्लोटिस। तो एक हो गया गलेट, निगल द्वार, और दूसरा हो गया कंठ द्वार। निगल द्वार, कंठ द्वार, याद हो गया? निगल द्वार, कंठ द्वार। ग्रसनी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। ग्रसनी कितने छिद्र होते हैं? दो। ग्रसनी में दो छिद्र होते हैं। पहला छिद्र कहलाता है निगल द्वार और दूसरा छिद्र कहलाता है कंठ द्वार। निगल द्वार को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? गलेट। निगल द्वार, गलेट, निगल द्वार, गलेट, निगल द्वार, गलेट, निगल द्वार, गलेट। और कंठ द्वार ग्लोटिस, 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 कंठ द्वार, ग्लोटिस। तो एक हो गया निगल द्वार और दूसरा कंठ द्वार। ये कंठ है ना, यहाँ पे है ना, कंठ। तो एक निगल द्वार और दूसरा कंठ द्वार। जो श्वसन नली ट्रैकिया में खुलता है। अब ट्रैकिया आपको मैं बतला देता हूं, ट्रैकिया कहां था। देखिए ये है ट्रैकिया। ये क्या है? ट्रैकिया। ये चपकता नहीं है, इसे दाबिएगा तो तुरंत उतने उड़ जाएगा जितना पहले था, उतना ही उड़ जाएगा। इसमें थोड़ा चिपकन नहीं। अब मुर्गा काटिएगा तो ये ट्रैकिया आपको मिलेगा, ठीक है ना। आप जरूर देखिएगा अभी कि ट्रैकिया कहाँ रहता है। तो उसका भी कंठ द्वार है, ये कंठ द्वार में ट्रैकिया मिल जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए, तो पहला क्या कौन सा द्वार था बताइए? निगल द्वार और दूसरा कंठ द्वार। निगल द्वार को इंग्लिश में क्या बोला गया? बोलिए? गलेट। क्या बोला गया? गलेट। और कंठ द्वार को ग्लोटिस, ठीक है। और जो ग्लोटिस कहाँ खुलता है? ट्रैकिया में खुलता है। और निगल द्वार कहाँ खुलता है? ग्रसनली में खुलता है। आहार नाल के अगले भाग में खुलता है, ग्रसनली में खुलता है। हम पढ़ रहे हैं अभी ग्रसनी, ग्रसनली नहीं, ग्रसनी, ठीक है ना। तो खुलता है। कंठ द्वार के आगे एक पट्टी जैसी रचना होती है जिसको एपीग्लैटिस कहते हैं। एपीग्लैटिक्स। क्या बोलेंगे? एपीग्लोटिक्स, एपीग्लोटिस, एपीग्लोटिस, एपीग्लोटिस कहलाता है। क्या कहलाता है? तो कंठ द्वार आगे एक पट्टी, कंठ द्वार यहाँ पे, ओकर बाद एगो पट्टी होती है और ये पट्टी का नाम है एपीग्लोटिस, एपीग्लोटिस, एपीग्लोटिस। याद रहेगा? कंठ द्वार को आगे जो पट्टी है उस पट्टी का नाम क्या है? एपीग्लोटिस। मनुष्य का जब भोजन तैयार करता है तब वह पट्टी कंठ द्वार को ढक देती है, जिससे भोजन ग्रस नली में नहीं जा पाता, श्वसन नली में नहीं जा पाता है। आप एक कबार में दो काम नहीं कर सकते हैं, सांस और पानी पीजिए तो सांस भी लीजिए, पानी पीजिए। जब आप गिलास से पानी पीते हैं तो एक बार ढका लेते हैं पूरा, लेकिन आधा गिलास जैसे होता है, आधा गिलास से थोड़ा सा ज्यादा, तो एक बार फिर से रोकते हैं और एक बार सांस लेते हैं और दोबारा फिर से पानी पीते हैं। एक बार में दो काम किया तो ये पैकेट बंद करने का काम करता है। कौन बंद करने का कौन काम करता है? भोजन को श्वास नली में नहीं जाने देता है, ठीक है। देखिए नाक से और मुंह से दोनों से एक ही का है ना, सांस को अंदर भी जाता है। नाक बंद भी कर लीजिए और मुंह से सांस लीजिए, चल जाएगा। तो मुंह से खाना भी खा रहे हैं, मुंह से पानी भी पी रहे हैं और मुंह से सांस भी ले रहे हैं, है ना। तो वो पैक करने के लिए वो तो जरूर कुछ होना चाहिए जो लॉक करे, है ना, उस छिद्र को लाकर। वहां के बाद एक भोजनालय यानी भोजन अंदर चल जाता है और एक में श्वास अंदर जाता है, सांस अंदर जाता है, हवा अंदर जाती है, समझ में आ रहा है ना। तो उसको बंद करने के लिए वो अथी चाहिए ना, पैकेट। तो यही पैकेट क्या कहलाता था? एपीग्लोटिस कहलाता है। ये पैकेट क्या कहलाता है? एपीग्लोटिस। याद रहेगा? पैकेट क्या कहलाता है? एपीग्लोटिस। एपीग्लोटिस का काम बताइए। तो जब मनुष्य भोजन करता है तो कंठ द्वार से कंठ द्वार को ढक देती है, जिससे भोजन क्या करता है? श्वास नली में नहीं जा पाता। याद रहेगा ना एपीग्लोटिस का काम? एपीग्लोटिस का काम क्या है? जब मनुष्य भोजन करता है तो वहां पे एक पट्टी द्वारा ढक जाती है, जिससे भोजन श्वास नली में प्रवेश नहीं कर पाता है। दोनों एक साथ नहीं ले पाते हैं। जैसे हम लोग पानी पीते हैं, पानी तो अंदर जाएगा, ठीक है, दूसरे नली में पानी जाएगा, श्वास नली में तो पानी नहीं जाएगा, जिसके चलते वो ढका जाएगा। और फिर एक बार ग्लास छोड़ करके, मतलब पानी पीना छोड़कर क्या करते हैं? एक बार कस के सांस लेते हैं, जिससे जितना देरी सांस का मेंटेनेंस कायम रहे, कि नॉर्मल सांस लेते हैं, ठीक है ना। ऐसा तो होता नहीं है। हेलो हेलो, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे ध्यान रहेगा। अगला है ग्रास नली।
नेक्स्ट क्या है? ग्रास नली। इसके पहले क्या पढ़े थे? ग्रासनी पढ़े थे। क्या पढ़े थे? ग्रासनी। अब है ये ग्रास नली। ये क्या है? ग्रास नली। अब देखिए ये ग्रास नली, देखो तो यार कहता है कि ग्रास नली मुख गुहा से लार से सना हुआ, मुख गुहा है ना, तुम बात करो ना रे, कौन है? मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन। अरे यार तुम भी ना, जब इतने देरी बजने था ध्यान दीजिए, कहता है कि मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन निगल द्वार, निगल द्वार अभी देखे थे ना, निगल द्वार द्वारा ग्रास नली यानी ऑसोफोगस, ऑसोफोगस याद रखिएगा, ऑसोफोगस में पहुंचता है। किसमें पहुंचता है? ग्रास नली में पहुंचता है। भोजन निगल द्वार द्वारा होते हुए ऑसोफोगस में पहुंचता है। ग्रास नली, ग्रास नली को इंग्लिश में क्या कहेंगे? ऑसोफोगस। ग्रास नली को इंग्लिश में क्या कहेंगे? ऑसोफोगस। याद रखिए, ग्रास नली बोला कीजिए, धीरे बोलिए, ग्रास नली ऑसोफोगस, ग्रास नली ऑसोफोगस, ग्रास नली ऑसोफोगस। भोजन के पहुंचते ही ग्रास नली की दीवार में तरंग की तरह संकुचन और एक बार शिथिलन यानी फैलाव होता है। बताए थे इसके पहले 7th वाला में हूबहू ये लेक्चर था कि जैसे भोजन पहुंचेगा ग्रास नली में तो वहां पे 2 प्रकार की क्रियाएं होगी। एक बार संकुचन होगा और दूसरा बार क्या होगा? फैलाव होगा। जिससे जैसे एग्जाम्पल समझ में आने के लिए, किसी प्रकार के रेंगने वाला अधिक जीव देखे होंगे, रेंगने वाला जीव, तो एक भुआ देखे है ना, या कोई कीड़ा, ये ऐसे चलता है, एक बार यहां से यहां गया, फिर ऐसे हुआ, फिर यहां गया, ऐसे हुआ। तो एक बार क्या हुआ? ऐसे ही भोजन होता है। भोजन को कस के प्रेस किया जाता है तो वहां पे जहां पे प्रेस करेगा वहां उठ जाएगा, और उठेगा तब भोजन आगे की ओर बढ़ेगा। मान के चलिए एक ऐसा पाइप है मेरे पास जो पतली है, ठीक है ना, एक पतली पाइप है और उसमें क्या डाला हुआ है? कुछ अंटा डाल दीजिए, ठीक है ना, वो पतली पाइप है तो आगे तो जबरदस्ती डालना पड़ेगा, तो डालिएगा वहां पर क्या होगा? मोटा हो जाएगा, हो जाएगा। और फिर ऐसे प्रेस कीजिएगा तो आगे बढ़ेगा, लेकिन बाहर वाला पहले वाला भाग क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा, तो शिथिलन पड़ गया। और फिर आगे वाला वो पतला रहेगा, फिर से प्रेस कीजिएगा तब क्या होगा? जब फिर से प्रेस कीजिएगा तो फिर वाला भाग, अगला भाग उठ जाएगा, जिससे कि गोली और अंदर जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा ही भोजन धीरे धीरे शरीर के अंदर यानी कि ग्रास नली में पहुंचता है। क्लियर हो रहा है कुछ? तो भोजन की दीवार, ग्रास नली की दीवार तरंग की तरह यानी कभी संकुचन होता है तो कभी शिथिलन होता है, यानी कभी सिकुड़ता है तो कभी फैलता है, जिसे क्रमाकुचन पेरिस्टालिसिस कहते हैं। पेरिस्टालिसिस कहेंगे, क्या कहेंगे? समझ में आया? जिसे क्रमाकुंचन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? क्रमाकुंचन। क्या कहेंगे? क्रमाकुंचन। याद रखिए, क्या कहा जाएगा? क्रमाकुंचन कहते हैं। इस प्रकार से क्रमाकुंचन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? क्रमाकुंचन। इसी प्रकार की गति के कारण भोजन धीरे धीरे नीचे की ओर घिसकता जाता है। भोजन नीचे क्यों, यहाँ पे भोजन नीचे क्यों करवाने के लिए हम लोग कभी भार लगाते हैं। हाँ, जब बहुत ज्यादा भोजन अटक जाता है तब फिर पानी पीने की जरूरत है ना। ग्रास नली में अच्छा से भोजन एंट्री नहीं कर पाता है तो पानी पीते हैं, जिसके चलते वो भोजन अच्छा से एंट्री कर जाता है। कहता है ग्रास नली में पाचन की क्रिया नहीं होती है। कोई ये नहीं समझिए ग्रास नली में पाचन की क्रिया हुई तो अभी पचने का क्रिया, ऐसे पचने का क्रिया मुख से ही स्टार्ट हो जाता है। कहां से? मुख से स्टार्ट हो जाता है। ग्रास नली से भोजन आमाशय यानी स्टोमक में पहुंचता है। आमाशय यानी स्टोमक, जिसको पेट कहते हैं, उधर कहेंगे, तो स्टोमक में पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाता है? स्टोमक में। अब देखिए आमाशय, आमाशय क्या है? आमाशय को इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? स्टोमक। आमाशय, स्टोमक या स्टोमक, यह एक चौड़ी थैली जैसी रचना होती है जो उदर गुहा, उदर मतलब पेट की गुहा, गुहा मतलब खाई, छेद, है ना। गुहा बाईं ओर से शुरू होकर अनुप्रस्थ दिशा में फैल, आमाशय के अग्रभाग
अग्रभाग जिसका नाम है कार्डियक, कार्डियक, और पिछला भाग पाइलोरिक, ठीक है, पाइलोरिक पार्ट। यहाँ पे दो भाग होती है, एक उदर गुहा में दो भाग होगी, है ना। पहला भाग क्या कहलाएगा, अमाशय के आगे वाला भाग, स्टोमक के आगे वाला भाग को कार्डियक कहेंगे। अमाशय के आगे वाला भाग क्या कहलाएगी, कार्डियक कहलाएगी। अमाशय के पीछे वाला भाग क्या कहलाएगा, पाइलोरिक कहलाएगा। कार्डियक पाइलोरिक, याद रहेगा ना, कार्डियक पाइलोरिक, कार्डियक पाइलोरिक, कार्डियक पाइलोरिक, कार्डियक पाइलोरिक। अमाशय के ऊपरी वाली भाग कार्डियक, अमाशय के निचले वाली भाग पाइलोरिक, अमाशय के ऊपरी वाली भाग कार्डियक, अमाशय के निचले वाली भाग पाइलोरिक, ठीक है। देखिए इस प्रकार से ये क्या था, ग्रास नली, ठीक है ना। ग्रास नली में भोजन धीरे धीरे नीचे आता है। ये देखिए भोजन है, ये क्या है, भोजन। तो देखिए एक बार संकुचन हुआ, यहाँ से दबाया तो ये चपक गया, चपक गया। अब जहाँ भोजन हुआ जगह बनाएगा ना, ठीक है, तो धीरे धीरे भोजन खसकेगा, फिर यहाँ चपकेगा, भोजन आगे, इस प्रकार से भोजन आगे आते जाएगा। तो एक बार संकुचन पड़ता है ग्रास नली में, और क्वेश्चन आता है ग्रास नली में भोजन की पाचन होती है या नहीं, तो ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। ग्रास नली को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑसोफोगस या ईसोफोगस भी लिखा हुआ रहता है। देखिए यहाँ पे कहलाता है इन दोनों, कौन दोनों, कार्डियक और पाइलोरिक। ये किसका भाग था, उदर, पेट का भाग, स्टोमक का। स्टोमक के ऊपरी वाली भाग कार्डियक और स्टोमक के निचले वाली भाग पाइलोरिक। अब कहता है इन दोनों के बीच का भाग फुंडिक भाग कहलाता है। क्या कहलाता है, फुंडिक या फंडिक इसको कह सकते हैं। फुंडिक, फुंडिक लिखा है लेकिन सही इसको फुंडिक नहीं पढ़ेंगे, फंडिक पढ़ेंगे। यहाँ लिख दिया फुंडिक भाग, फंडिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फंडिक पार्ट। तो ऊपरी वाली भाग क्या कहलाएगी, कार्डियक, और नीचे वाला पाइलोरिक, और बीच वाला फंडिक। कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक, याद हो गया। अमाशय का ये भाग बता रहा है, सबसे ऊपरी वाली भाग कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक, बीच वाला ना फंडिक है, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। कहता आहार नाल, यानी आहार नाल को इंग्लिश में क्या बोला, एलिमेंट्री कनाल, एलिमेंट्री। कहता आहार नाल के अन्य भागों की तरह अमाशय की भीतरी दीवार पर स्तंभाकार एक एपिथेलियम यानी कॉलुनर एक एपिथेलियम होता है। क्या होता है, एपिथेलियम, याद रखिएगा, है ना। कॉलम के टाइप में स्तंभ मतलब ऐसे एक एपिथेलियम होता है। एपिथेलियम कोशिका का स्तर होता है। कैसे, किस कोशिका का, अब ये 9th क्लास में पढ़ा था एपिथेलियल, ठीक है ना। तो एपिथेलियम कोशिकाओं का एक स्तर होता है। कोशिकाओं का यह स्तर जगह जगह अंदर की ओर धंसा रहता है। इन धंसे भागों में अमाशय अस्थि या जठर रस यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड का निर्माण होता है। यहीं पे गैस्ट्रिक ग्लैंड का निर्माण होता है, जठर रस का निर्माण होता है, ठीक है ना। याद रखिएगा, जठर ग्रंथि का निर्माण यहाँ पे होगा। तो अमाशय ग्रंथि बोलिए, जठर ग्रंथि बोलिए या गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलिए, सबका नाम एक ही रहेगा, ठीक है। अब ये आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आपके पास बुक होगा, जहां जहां मैं बताते जाता हूं वहां वहां नोट करते जाइएगा। अब देखिए जठर, अभी देखिए जठर ग्रंथि की बात हुई, ठीक है ना। स्टोमक के निचले वाली पार्ट में जठर ग्रंथि का निर्माण हो गया। तो जठर ग्रंथि कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है। एक होता है, ये 9th वाला एकदम है, ठीक है ना। कहता है कि पहला है श्लेष्मा, जिसको म्यूकस कोशिका कहेंगे। जठर कोशिकाएं, जठर ग्रंथि की कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है। जठर ग्रंथि की कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। जठर ग्रंथि की कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। पहला क्या कहलाएगा, श्लेष्मा या म्यूकस कोशिका, श्लेष्मा या म्यूकस सेल। दूसरा भीतीय अम्लराजन कोशिका, भीतीय अम्लराजन कोशिका, भीतीय अम्लराजन कोशिका। क्या कहलाएगा, भीतीय अम्लराजन कोशिका, भीतीय अम्लराजन कोशिका, भीतीय अम्लराजन कोशिका। इंग्लिश में कहेंगे ऑक्सिनेटिक सेल, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, ऑक्सिनेटिक सेल या देखिए पारिटल या ऑक्सिनेटिक सेल, ठीक है ना। अम्लराजन यानी ऑक्सिनेटिक सेल, तो पारिटल या ऑक्सिनेटिक सेल। और तीसरा होगा जाइमेजिन, चीफ और जाइमेजिन सेल। चीफ मतलब मुख्य, चीफ मिनिस्टर होता है ना, मुख्यमंत्री, तो जाइमेजिन सेल।
तो इस प्रकार से 3 गो यहाँ पे जठर ग्रंथि 3 कोशिकाओं का बना होता है। जठर ग्रंथि कितने कोशिका का बना होता है? 3 कोशिका, है ना, नोट कर सकते हैं। जठर ग्रंथि 3 कोशिका का बना होता है। पहला कोशिका श्लेष्मा कहलाती है, जिसको म्यूकस सेल कहेंगे, श्लेष्मा या म्यूकस सेल। दूसरा द्वितीय या फिर ऑक्सिनेटिक सेल, म्यूकस सेल, ऑक्सिनेटिक सेल और जाइमोजिन सेल। म्यूकस सेल, ऑक्सिनेटिक सेल, जाइमोजिन सेल, है ना, बोलिए। म्यूकस सेल, ऑक्सिनेटिक सेल, जाइमोजिन सेल। म्यूकस सेल, ऑक्सिनेटिक सेल, जाइमोजिन सेल। 3 प्रकार की सेल होता है, याद रहेगा। कितने प्रकार के? 3 पर। जठर ग्रंथियों में कितने प्रकार की कोशिकाएं होती है? तो 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है। पहला कोशिका म्यूकस कोशिका, म्यूकस सेल, ऑक्सिनेटिक सेल और जाइमोजिन सेल। ठीक है, याद हो गया। म्यूकस, ऑक्सिनेटिक, जाइमोजिन, म्यूकस, ऑक्सिनेटिक, जाइमोजिन। इन तीनों प्रकार के कोशिकाओं के स्राव मतलब निकलना, स्राव सम्मिलित रूप से जठर रस कहलाता है। जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस कहलाता है। जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस कहलाएगा, ठीक है ना, गैस्ट्रिक जूस कहलाएगा जठर रस। अब जठर रस किससे निकलती है? तो 3 प्रकार की कोशिकाओं से जठर रस निकलती है। पहला क्या हो गया? म्यूकस, दूसरा बोलिए ऑक्सिनेटिक और तीसरा जाइमोजिन। म्यूकस, ऑक्सिनेटिक, जाइमोजिन, म्यूकस, ऑक्सिनेटिक, जाइमोजिन, म्यूकस, ऑक्सिनेटिक, जाइमोजिन, म्यूकस, ऑक्सिनेटिक, जाइमोजिन। ठीक है, बार बार जब आप वीडियो सुनिएगा तो इतना बार आप आवाज भी सुनिएगा, जिससे कि आपको याद हो जाएगी। कहता है जठर रस यानी तीनों मिलाकर तीनों से क्या चीज का निर्माण हुआ? जठर रस। अब ये जठर रस क्लियर है। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस या श्लेष्मा, निष्क्रिय पेप्सिनोजन होता है। कहता है जठर रस में क्या क्या चीज होती है? तो 3 चीज होती है, याद रखिएगा। जठर रस में गैस्ट्रिक जूस, जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में 3 प्रकार के चीजें होती है, 3 प्रकार का स्राव होता है। जठर रस में कौन कौन मिला होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। इसी प्रकार कहते हैं कि पेट में HCl का स्राव भी होता है। कौन सा अम्ल होता है पेट में? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसके खाली हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं होता है, इसके अलावा म्यूकस, जिसको श्लेष्मा कहते हैं, तो छोड़िए म्यूकस श्लेष्मा, ये एक में हाइड्रोक्लोरिक मिला है, म्यूकस, और तीसरा क्या है? पेप्सिनोजन। हाइड्रोक्लोरिक, म्यूकस, पेप्सिनोजन, हाइड्रोक्लोरिक म्यूकस। जठर रस में क्या क्या मिली हुई होती है? जठर रस में क्या क्या होती है, क्या क्या मिली होती है, क्या क्या से जठर रस का? तो क्या बोलेंगे? 1 में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, 2 में म्यूकस और 3 में पेप्सिनोजन। याद रहेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस, पेप्सिनोजन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस, पेप्सिनोजन। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव अम्लराजन कोशिकाओं से होता है। देखिए, अम्लराजन कोशिका किसको बोले थे? द्वितीय कोशिका को, इंग्लिश में ऑक्सिनेटिक सेल को अम्लराजन। अब अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो हाइड्रोक्लोरिक से, अब यहाँ पे एक और ये म्यूकस, तो म्यूकस कोशिका से निकलेगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव कहां से हुआ था? अम्लराजन यानी दूसरा। पहला क्या था? म्यूकस, उसके बाद ऑक्सीनेटिक और तीसरा बोलिए जाइमोजिन, है ना, म्यूकस, ऑक्सीनेटिक, जाइमोजिन। तो म्यूकस से, अब यहाँ पे आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव किससे होगा? अम्लराजन से, यानी ऑक्सीनेटिक से। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्क्रिय पेप्सिनोजन का को स्रावी सक्रिय एक्टिव पेप्सिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेप्सिन नामक एंजाइम में बदल जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिएगा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्क्रिय पेप्सिनोजन को, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय यानी एक्टिव, ये निष्क्रिय पेप्सिनोजन है यानी इनएक्टिव है, इस पर कोई कार्य नहीं होगा, ये बदल जाएगा सक्रिय पेप्सिन में, तो पेप्सिन में बदल जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्क्रिय पेप्सिनोजन को किस में बदल देता है? अब क्वेश्चन और कैसे पूछ सकता है? पेप्सिनोजन किस में बदलता है? पेप्सिनोजन किस में बदलता है? पेप्सिन में। पेप्सिनोजन किस में बदलता है? पेप्सिन में।
और बदलने का काम कौन करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, पेप्सिनोजन किसमें बदलता है? पेप्सिन में। पेप्सिनोजन से पेप्सिन कौन बनाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में बदल देता है। याद हो गया? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में बदल देता है। पेप्सिन भोजन के प्रोटीन पर कार्य, अब देखिए कार्य करेगा क्यों? क्योंकि पेप्सिन एक्टिव है, ठीक है ना, सक्रिय है, एक्टिव है तो काम करेगा, और निष्क्रिय रहेगा वो इनएक्टिव है, वो काम नहीं करेगा, ठीक है ना। तो पेप्सिनोजन निष्क्रिय था और सक्रिय कौन है? पेप्सिन। अब पेप्सिन कुछ वर्क करेगा तो पेप्सिन भोजन के प्रोटीन पर कार्य कर उसे पेप्टोन में बदल देता है। यानी कि पेप्सिन जो क्या करता है, भोजन के जो प्रोटीन पर काम, भोजन के जो प्रोटीन है उस पर काम करके उसे पेप्टोन में बदल देता है। तब प्रोटीन को पेप्टोन में कौन बदला? पेप्सिन बदला। प्रोटीन को पेप्टोन में कौन बदला? पेप्सिन। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जीवाणुनाशक की तरह कार्य करता है। हमारे पेट में अगर जर्म हो जाते हैं तो जर्म को मार देता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन मारता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तथा भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। तब भोजन के साथ जो बैक्टीरिया घुस जाते हैं, है ना, जीवाणु घुस जाते हैं, उसको कौन मारता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब म्यूकस का स्राव म्यूकस कोशिकाएं से होती है, ठीक है, म्यूकस का स्राव म्यूकस कोशिकाएं से होती है। एक मिनट, बहुत लंबा वीडियो जा रहा है, इसके चलते इसको फिर से करेंगे, ठीक है ना।